हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। इस वाली वीडियो में हम प्रपोजल के रिगार्डिंग जितने भी केस लॉज हैं हम उनको देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। देखो, अब जो प्रपोजल के रिगार्डिंग जो केस लॉज हैं हमारे कौन कौन से इसमें कवर होंगे। कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन प्रपोजल नहीं होता, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर के रिगार्डिंग, इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशन में आने के लिए, काउंटर ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग, जनरल एंड स्पेसिफिक ऑफर के बारे में। और आने वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग केस लॉज, कंसिडरेशन के रिगार्डिंग, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सेक्शन 73, एक्सेप्टेंस के जो भी केस लॉज बनते हैं उसके रिगार्डिंग सेक्शन 11 के ऊपर पढ़ेंगे। ओके, बट इस वीडियो में हम प्रपोजल के ऊपर केस लॉज देखेंगे। तो हमारा पहला केस लॉ मैंने अभी बताया कम्युनिकेशन के ऊपर। तो पहला केस लॉ मेरा बोलता है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के बारे में। देखो, अब इस केस में क्या बोला है, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने अपनी ही लैंग्वेज में अपने हिसाब से बना रखे हैं। तो मैं इसमें से पढ़कर बताऊंगी ताकि आप लोगों को समझने में बहुत आसानी हो जाए। ओके, तो देखते हैं लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। क्या बोला इस केस में, डिफेंडेंट्स नेफ्यू एब्सकॉन्डेड फ्रॉम होम। ठीक है, द प्लेंटिफ हु वाज डिफेंडेंट सर्वेंट, जस्ट वेट, द प्लेंटिफ हु वाज डिफेंडेंट सर्वेंट वाज सेंट टू सर्च। अब क्या हुआ, जो डिफेंडेंट था उसका नेफ्यू तो भाग गया, घर से चला गया, एब्सकॉन्ड हो गया। प्लेंटिफ कौन था, डिफेंडेंट का सर्वेंट था। डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को बोला भाई जा और मेरा नेफ्यू जो है भाग गया तो उसको ना पकड़ के ला। ओके, जब प्लेंटिफ गया, डिफेंडेंट ने उसके पीछे से क्या किया, एक जनरल ऑफर अनाउंस कर दिया जिसमें बोला मैं 501 का रिवॉर्ड दूंगा जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर दिखाएगा। ओके, प्लेंटिफ जो उसका सर्वेंट था उसको इस चीज के बारे में नहीं पता था, इस रिवॉर्ड के बारे में। अब उसने क्या है, इसके नेफ्यू को ढूंढा और वो डिफेंडेंट के पास ले आया। बट बाद में जब उसको पता लगा रिवॉर्ड का, उसने एक्शन लेना चाहा डिफेंडेंट के अगेंस्ट में। किसने, उस सर्वेंट ने किसके अगेंस्ट में, डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, टू क्लेम दिस रिवॉर्ड कि मेरे को भी ये रिवॉर्ड मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने आपके नेफ्यू को ढूंढ निकाला। ओके, क्या हेल्ड हुआ, डेट सिंस प्लेंटिफ को तो पता ही नहीं था ऑफर के बारे में, तो हिज एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग द लॉस्ट बॉय डिड नॉट अमाउंट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। अरे जब तेरे को उसकी नॉलेज ही नहीं थी, तेरे को उसको कम्युनिकेशन प्रॉपर मिली ही नहीं थी किस चीज की, डिफेंडेंट ने जो प्रपोजल दिया था, तो प्लेंटिफ यहाँ पे एंटाइटल है ही नहीं सूट फाइल करने के लिए। तो देयरफॉर वो एंटाइटल नहीं है वो रिवॉर्ड क्लेम कर सके। कौन, सर्वेंट। सर्वेंट कौन हुआ यहाँ पे, हमारा प्लेंटिफ। ओके, अगले पे आ जाओ। मैंने बोला मेयर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रपोजल नहीं होता। इसका मतलब अगर मैं आपको, मतलब सामने वाली पार्टी को कोई इंफॉर्मेशन दे रही हूं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है मैंने तुमको प्रपोजल दे दिया है। नो, कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है ये हार्वे वर्सेस फेसे का, जिसको हम बम्पर होल पेन केस के नाम से भी जानते हैं। ये एग्जाम्पल है जहां पे कोटेशन ऑफ द प्राइस वाज हेल्ड नॉट टू बी एन ऑफर। ऑफर नहीं माना जाएगा जब हमने सिर्फ प्राइस को बताया है, डिक्लेयर किया है, कोट किया है कि हमारा जो है प्राइस इतना है, तो वो ऑफर नहीं माना जाएगा। इस केस में क्या हुआ, एक्स ने टेलीग्राफ किया ए को, विल यू सेल बम्पर होल पेन, टेलीग्राफ द लोएस्ट कैश प्राइस। देखो यहाँ पे एक्स ने दो चीजें बोली। एक तो बोला क्या तुम मुझे ये बेचोगे बम्पर होल पेन, ये कोई एस्टेट का नाम है, हम आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने उसको बम्पर होल पेन बोला है, क्या तुम मेरे को सेल करोगे। मैंने फिर दूसरा क्वेश्चन, एक्स ने एट अ टाइम बोला मेरे को लोएस्ट कैश प्राइस बता दो। अब इसका जो टेलीग्राम का रिप्लाई किया, जो टेलीग्राफ भेजा था ए को, ए ने क्या रिप्लाई किया कि जो लोएस्ट प्राइस है वो है 900 पाउंड्स। उसने ये रिप्लाई किया कि 900 पाउंड्स है। अब एक्स सामने से क्या टेलीग्राफ कर रहा है, दोबारा एक्स कह रहा है ओके वी अग्री, कि हम जो है एग्रीमेंट में आ चुके हैं। अब वी एग्री टू बाय एट 900 पाउंड्स। अरे तुमने तो दो क्वेश्चन पूछे थे एक्स ने, क्या तुम मेरे को बेचोगे और लोएस्ट कैश प्राइस बताओ मेरे को। तो ए ने तो सिर्फ ये बताया लोएस्ट कैश प्राइस, तो यहाँ पे तो उसने सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दी। उसने ये कब बताया, सेल वाला, कि हाँ मेरे को तो बेचना है। ये तो किसने एज्यूम कर लिया, खुद ही एक्स ने एज्यूम कर लिया। तो क्या बोला यहाँ पे, अब एक्स ने जो है सूट ले आया ए के अगेंस्ट में। इट वॉज हेल्ड दैट द मेयर स्टेटमेंट लोएस्ट प्राइस की, जब वेंडर, वेंडर कौन, हमारा सेलर, वुड सेल हिज एस्टेट, कौन सी एस्टेट, बम्पर हॉल पेन, कंटेन्ड नो इम्प्लाइड ऑफर टू सेल। अरे यहाँ पे एक्स ने जो बोला सेल करने के लिए, यहाँ पे ए ने इसका कोई रिप्लाई तो दिया ही नहीं।
कोई इम्प्लाइड ऑफर थोड़ी ना है बेचने का उस प्राइस पे। एंड दैट द रिप्लाई वाज नो रिप्लाई टू द क्वेश्चन वेदर एग्रीड टू सेल द प्रॉपर्टी। ये तो इसका आंसर दिया ही नहीं इसने सेल वाले को। तो 900 पाउंड किसका आंसर दिया कि मेरे को तो लोएस्ट कैश प्राइस बता दो, ठीक है। Therefore it was held that there was no concluded contract, ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द पार्टीज। तो इसका मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के बीच में नहीं माना जाएगा। ओके, अगले पे आओ। थर्ड पॉइंट मैंने प्रपोजल में क्या बताया कि एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब इम्प्लाइड का हम केस लो देखते हैं, विल्की वर्सेस लंदन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बोर्ड। देखो इम्प्लाइड प्रपोजल में क्या होता है, सपोज एक बस है, अब यहाँ पे मैं बस स्टॉप में मैं खड़ी हूँ, मेरे को पता है कि मेरे को अब यहाँ पे जाना है, बस को पकड़ना है, तो मैं अपना जनरल फेयर दूंगी और मैंने बस को ले लिया और अब जहाँ पे मेरे को डेस्टिनेशन पे जाना मैं चली जाऊंगी। इसका मतलब मेरे को बस वाले की तरफ से इम्प्लाइड ऑफर मिला कि मैडम जी आपको आना है तो आ जाओ, वरना हम लोग तो देखो इतने बजे जा रहे हैं। तो ये इम्प्लाइड ऑफर है जो मैंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी। और ये वाला कौन सा एग्जांपल था हमारा, इम्प्लाइड का। यही केस लो बताता है, जब एक ट्रांसपोर्ट कंपनी एक बस चलाती है, एक इम्प्लाइड ऑफर होता है ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा कि वो पैसेंजर्स को कैरी करेगी जनरल फेयर के लिए। द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर इज कंप्लीट। अब वो ऑफर, जब इन्होंने ये जो ऑफर दिया, मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी, जैसे पैसेंजर बोर्ड्स अ बस, दैट इज एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, वो हमारी एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। ओके, अगला पॉइंट था कि लीगल रिलेशन बनाने की इंटेंशन होनी चाहिए, जिसका मैक्सिम किस रिगार्डिंग है, एनिमस कॉन्ट्रा हेंडाई। दैट इज इंटेंशन होनी चाहिए कि जब तुम कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो तुम्हारा जो है इंटेंशन है लीगल रिलेशन एंटर करने का। इसके ऊपर 3 केस लॉज है। पहला है बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। अब इसमें क्या हुआ, हस्बैंड जो है वर्किंग अब्रॉड, उसने जो है बाहर काम करता था, उसने प्रॉमिस किया अपनी वाइफ को मैं रेगुलर अमाउंट दूंगा तुझे 30 पाउंड हर महीने दूंगा। जब वो अलग अलग हुए, स्प्लिट अप, ही स्टॉप सेंडिंग दीज पेमेंट। अब हस्बैंड ने क्या है, पेमेंट कर दी बंद। इट वाज हेल्ड बाय दैट देयर एग्जिस्टेड अ प्रिजम्पशन दैट स्पाउसेस ने कभी इंटेंशन करी ही नहीं लीगल रिलेशन में आने की व्हेन दे मेड प्रोमिसेस टू वन अनदर। तो ये क्या होगा, ये कुछ भी नहीं होगा, ये नॉन एनफोर्सेबल माना जाएगा। बट इसी के अपोजिट, इसी के उल्टा सिमिलर फैक्ट्स पे है मेरिट वर्सेस मेरिट। हस्बैंड एंड हिज वाइफ जॉइंटली एक हाउस था इनके पास। किसके पास, हस्बैंड और वाइफ के पास जॉइंटली हाउस था। एंड देन द हस्बैंड लेफ्ट हिज वाइफ, हस्बैंड अलग हो गया वाइफ से। द कपल सेपरेटेड एंड द एग्रीमेंट वाज रिटन डाउन। ये प्रॉपर एग्रीमेंट में आए जो कि राइटिंग में था प्लस साइन था। ओके, दैट हस्बैंड वुड पे हिज वाइफ 40 पाउंड्स अ मंथ, कि हस्बैंड जो है 40 पाउंड्स पर मंथ देगा। एग्रीमेंट ऑल्सो स्टेटेड इवन दैट इवेंचुअली द हस्बैंड विल ऑल्सो ट्रांसफर द हाउस। रिटर्न में था, साइन था, ये भी ठीक है 40 पाउंड्स के लिए, बट ये भी था कि हाउस भी दिया जाएगा वाइफ को। तो इसका मतलब वाइफ एनफोर्स करवा सकती है इस एग्रीमेंट को। रीजन भी यहाँ पे हमारा इंटेंशन था लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ इसी के रिगार्डिंग, रोज एंड फ्रैंक वर्सेस जूनियर क्रॉम्पटन। पार्टनर्स ऑफ फर्म एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट एंड मेंशन वन क्लॉज। अब ए और बी पार्टनर्स थे, ये जो है एक एग्रीमेंट में आए, इन्होंने एक क्लॉज लिख दिया। क्या लिखा उसमें कि अगर कल को कोई डिस्प्यूट अराइज होगा हम कोर्ट नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या, इसी लाइन से पता लग रहा है भाई तुम्हारी तो इंटेंशन ही नहीं है लीगल रिलेशन में एंटर करने की। So there is no intention to enter into legal relation, so it is not a contract। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, therefore ये क्या हुआ, नॉन एनफोर्सिएबल। क्या हुआ, नॉन एनफोर्सिएबल। ओके, अब आ जाओ अगले पे। अगला हमारा इसमें टॉपिक था प्रपोजल वंस रिजेक्टेड कम्स टू एन एंड, जिसको हमने बोला काउंटर ऑफर। इसका मतलब देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं। ए ने बी को बोला कि भाई मेरे को ना मेरी वॉच देनी है, तो मेरे को वॉच सेल करनी है 1000 रुपीज में। बी ने बोला नहीं भाई ये तो बहुत ज्यादा है, ऐसा कर 900 रुपए पे आ जा। ए ने बोला नहीं भाई ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब जैसे इसने ऑफर दिया 900, काउंटर ऑफर मतलब ए ने जो ऑफर दिया उसका काउंटर आया, सामने से ऑफर आया, दैट इज कंसीडर्ड टू बी काउंटर ऑफर। तो बी वाला जो ऑफर होता है वो हम क्या बोलेंगे, उसको काउंटर ऑफर। और जैसे एक बार अपोजिट पार्टी ने काउंटर ऑफर कर दिया, जो भी ओरिजिनल पार्टी के द्वारा ऑफर दिया गया था वो वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा। ओके, तो प्रपोजल वंस रिजेक्टेड कम्स टू एन एंड। एक बार अगर रिजेक्ट हो गया है तो प्रपोजल खत्म हो जाएगा, इसी को काउंटर ऑफर बोला। आपका केस लो देखते हैं।
हाइड वर्सेस रेंज कह रहे हैं यहाँ पे डिफेंडेंट ने ऑफर किया टू सेल एन एस्टेट ऑफ 1200 पाउंड्स। डिफेंडेंट बोलता है मेरे को जो है 1200 पाउंड्स में अपने एस्टेट को बेचना है। प्लेंटिफ ने मना कर दिया, ठीक है भाई, प्लेंटिफ ने नहीं लिया। अब डिफेंडेंट रिड्यूस कर देता है और ऑफर करता है। डिफेंडेंट कहता है ठीक है भाई ऐसा अगर 1000 रुपए में ले ले। पी क्या बोलता है, पी ने फिर से मना कर दिया, ठीक है भाई, पी तो अभी भी नहीं मानना। अब पी ऑफर करता है 900 रुपए, 900 पाउंड, फॉर विच डिफेंडेंट डिक्लाइन। अब यहां से प्लेंटिफ क्या बोल रहा है, भाई 900 पाउंड। डिफेंडेंट ने इसके लिए क्या कर दिया, मना कर दिया। देयर आफ्टर पी एग्री टू एक्सेप्ट इट फॉर 1000 पाउंड। प्लेंटिफ ने क्या बोला, पी मतलब प्लेंटिफ, प्लेंटिफ ने क्या बोला, ठीक है भाई 1000 रुपए जो तेरा ऑफर था मैं उसी को ले रहा हूँ। P agreed to accept it for 1000 pounds only which was earlier offered by defendant, जो डिफेंडेंट ने अर्लियर ऑफर किया था। हियर द कोर्ट हेड कि अगर तुम एक बार यहाँ ऑफर रिजेक्ट कर चुके हो इसका मतलब वो खत्म हो चुका है, तुम उसको दोबारा नहीं बोल सकते हो। हाँ हो सकता है ये नया ऑफर दे दे, ये न्यू ऑफर दे दे, बट प्लेंटिफ जो है वो ऐसे नहीं कह सकता है तूने मेरे को पहले ऑफर दिया तो था 1000 रुपीज का। डिफेंडेंट कह रहा है भाई साहब वो तो तभी खत्म हो गया था जैसे आपने मेरे उस 1000 को रिजेक्ट कर दिया था। ओके, अब अगले पे आ जाओ। इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है, देखो हम प्रपोजल की डेफिनेशन पढ़ कर आए थे, हम प्रपोजल पढ़ के आए थे 2A में, जिसमें हमने बोला था यहाँ पे एक पर्सन अपनी विलिंगनेस बताता है, अपनी इच्छा बताता है ताकि वो दूसरे की, अपोजिट पार्टी की एसेंट ले सके। बट इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है, यहाँ पे हम विलिंगनेस ना बताकर सामने वाले को इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि हमें उसकी तरफ से ऑफर मिल सके। पहले वाले में एसेंट के व्यू से बताते थे, यहाँ पे ऑफर के व्यू से बताते हैं। देखते हैं, समटाइम्स एक पर्सन सिग्निफाई करता है दूसरे को अपनी विलिंगनेस नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन, मेयरली इंफॉर्मेशन मतलब ओनली इंफॉर्मेशन अट्रैक्ट करने के लिए दूसरे पर्सन को विद द व्यू ताकि वो हमें प्रपोजल दे और फिर हम बताएंगे कि हमें उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं। तो डिपेंड करता है पार्टीज की इंटेंशन पे जो उसको प्रपोजल दे रहा है, जो इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है। ओके, देखो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट, इसका इंपॉर्टेंट केस लो है। कस्टमर सेलेक्टेड अ पर्टिकुलर मेडिसिन एंड वेंट टू कैशियर टू पे। ओके, एक a customer not a customer selected a particular medicine and went to cashier to pay। कैशियर ने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि वो कभी प्रपोजल था ही नहीं, वो क्या था, सिर्फ इंटेंशन था कस्टमर्स को इनवाइट करने के लिए। अब क्या हुआ, एक कस्टमर आया, उसने जो है यहाँ पे सर्व जो डेस्क होती है उस पर देखा मेडिसिन पड़ी है, उसको ये मेडिसिन लेनी थी, कुछ भी, पेट दर्द की, सर दर्द की, कुछ भी, उसको मेडिसिन लेनी थी। वो गई कैशियर के पास, ठीक है, एंड वेंट टू कैशियर टू पे कि पैसे दे रही हूँ और मेरे को आप ये दवाई दे दो। कैशियर ने तो मना ही कर दिया, उसने बोला ये तो प्रपोजल था ही नहीं, मैडम जी पहले आप मेरे से पूछो कि मेरे को ये दवाई चाहिए, क्या आप ये दवाई दोगे। फिर ये कैशियर जो था, दवाई देने वाला वेंडर था, वो बताएगा कि मैं आपको दवाई दूंगा या नहीं दूंगा। ओके, इट वॉज हेल्ड एट द डिस्प्ले ऑफ मेडिसिन, चाहे वो सेल्फ सर्विस बेसिस पर ही क्यों ना हो, वो कभी भी ऑफर नहीं था, सिर्फ इनविटेशन था। एंड कोई सेल इफेक्टिव नहीं होगी जब तक बायर का ऑफर एक्सेप्ट नहीं हो जाता। किसके द्वारा, इस केस में कैशियर के द्वारा, जिसके पास वो कैश देने गई थी। ओके, अब अगले पे आ जाओ, अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है, देखो ए ने बी को ऑफर दिया, बी ने ए को ऑफर दिया, ठीक है, इसने इसको ऑफर दिया। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, इसने बोला था मेरी वॉच लेगा क्या 1000 रुपए में, सेम चीज के लिए बी ने भी ए को बोला था भाई आप अपनी वॉच दोगे क्या 1000 रुपए में। इसका मतलब हम सेम ऑफर कर रहे हैं, दोनों ही सेम टाइम पर ही कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये ऑफर, हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक्सेप्टेंस में रिजल्ट हो गया है, इसका मतलब क्या ये एग्रीमेंट मान सकते हैं, क्योंकि ये तो वही ऑफर कर रहा है कि बी जी, बी भाई साहब आप हमारी वॉच लोगे क्या 1000 रुपए में, और जबकि बी ने भी यहीं से ऑफर क्या क्या दिया कि आप क्या मेरे को अपनी वॉच दोगे क्या 1000 रुपए में, सेम ऑफर है, क्या हम एक्सेप्टेंस मान ले, क्या हम इसको एग्रीमेंट मान ले। आंसर इज नो। रीजन क्या है, इस केस लॉ के थ्रू देखते हैं। When the offer made by two persons to each other, similar terms हैं, bargain cross each other in post, जब वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ऑफर, उनको हम क्रॉस ऑफर कहते हैं। इसका केस लो है टिन वर्सेस हॉफमैन। ए ने जो है बी को बोला, अपनी विलिंगनेस बताई, मैं बेचना चाहता हूँ 800 टन ऑफ आयरन 69 सेंट्स पर टन।
ऑन द सेम डे बी ने भी ए को लिखा ऑफरिंग टू बाई, भाई मैं खरीदना चाहता हूँ 800 टन ऑफ आयरन सेम रेट पे, मतलब सेम आइटम है, ये एक बेचना चाह रहा है एक खरीदना चाह रहा है. The two letters crossed each other in post. Okay, it was held that there were only two cross offers and offer neither of the parties having been accepted by the other. कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था. रीजन क्या था अब आएगा. क्योंकि कोई भी नॉलेज नहीं थी उन दोनों को एक दूसरे के ऑफर की. इसका मतलब ना ही यहाँ ए को पता था कि बी वो घड़ी लेने के लिए बोल रहा है, ना ही बी को पता था कि ए उसको सेल आउट करने के लिए बोल रहा है. तो इस वजह से ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. क्यों? कोई नॉलेज ही नहीं थी यहाँ पे क्रॉस ऑफर्स की. ओके, अब आ जाओ स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर. An offer which is allowed to remain open for acceptance over a period of time. इसका मतलब क्या है कि कुछ टाइम तक के लिए वो ऑफर जो है क्या है, ओपन है. इसका मतलब कोई भी पर्सन आकर एक्सेप्ट कर सकता है. ओके, इलस्ट्रेशन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं. An offer to supply 1000 bags of wheat from 1st Jan to 31st December in accordance with the orders which may be placed from time to time is a standing offer. क्या बोल रहा है? कोई भी ऑफर की 1000 bags of wheat देने हैं 1st Jan से 31st दिसंबर तक, ये स्टैंडिंग ऑफर है. इसका मतलब इस पीरियड के दौरान कोई भी बंदा आकर अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है और उसको हम क्या मानेंगे? एक्सेप्टेंस मान लेंगे. ओके, as and when the orders are placed that amounts to acceptance of the offer to that extent. अब आ जाओ अगले पे, जनरल ऑफर. प्रपोजल इज मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज, पर्संस कांट बी आइडेंटिफाइड. इसका मतलब बहुत सारी पब्लिक है जिसको हम ऑफर दे रहे हैं. जैसे कि मैंने बोला कोई भी पर्सन अगर मेरा लॉस्ट डॉगी को ढूंढ लाएगा उसको मैं 1000 का रिवॉर्ड दूंगी. तो ये क्या हुआ? हमारा जनरल ऑफर दिया. मैंने किया है पब्लिक एट लार्ज पे. मैंने कोई भी एडवर्टीजमेंट दे दी, मैंने एड दे दी, अखबार में दे दी, टीवी में दे दी, कहीं भी दे दी, तो वो क्या माना जाता है? जनरल ऑफर. अब इसको एक्सेप्टेंस कब मानेंगे? जब कोई भी पर्सन उसकी कंडीशंस को फुलफिल कर देगा. कंडीशंस क्या है? मुझे मेरा डॉग लाकर दे दो. मैंने बता दिया कि मेरे को इस प्लेस पर लाकर दे देना. कैसे लाकर दोगे? तुम ऐसे प्रूफ के साथ लाकर दोगे, उसका ऐसे ऐसे है, मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन दे दूंगी. तो जो जो उस कंडीशंस को फुलफिल कर देता है मान लिया जाता है कि वो वैलिड एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है. ओके, एक केस लो देखते हैं इसका. कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी. A medicine named Carbolic Smoke Bowl was manufactured by a company. एक कंपनी ने जो है ये मेडिसिन मैन्युफैक्चर करी. अपने एडवर्टीजमेंट में उन्होंने बोला, कंपनी ने क्या क्लेम किया कि अगर कोई किसी भी पर्सन को इन्फ्लुएंजा होता है हमारी मेडिसिन लेने के बाद, जो उन्हें लेनी है थ्राइस अ डे, दिन में 3 बार 2 हफ्तों के लिए, द कंपनी उसको 100 पाउंड्स देगी उस पर्सन को. कंपनी ने अनाउंस किया कि हमने जो है ये पैसा डिपॉजिट करवा दिया बैंक में ताकि अपनी सिंसियरिटी शो कर सके. अब मिस कार्लिल थी, कोई भी कस्टमर, उन्होंने क्या किया? वो मेडिसिन ले ली जैसे डायरेक्शंस थे. क्या डायरेक्शंस थे? थ्राइस अ डे 2 वीक्स के लिए. एंड उसको इन्फ्लुएंजा हो गया. इट वाज हेल्ड दैट प्रपोजल जो है कंपनी का was made to the world at large, एंड ये कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो गया, राइपन हो गया, कन्वर्ट हो गया विद एनी पर्सन जिसने भी वो कंडीशंस को परफॉर्म किया है. तो ये कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो जाएगा प्रोवाइडेड कि जो कंडीशंस थी तुमने वही फुलफिल करी है. ओके, अब आ जाओ इस वीडियो का लास्ट, दैट इज द स्पेसिफिक प्रपोजल. अब जनरल ऑफर था पब्लिक एट लार्ज, हमें नहीं पता कौन था. स्पेसिफिक प्रपोजल जब हम एक पर्टिकुलर पर्सन को देते हैं या एक पर्टिकुलर ग्रुप को वो करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. स्पेसिफिक प्रपोजल, जब एक प्रपोजल हम देते हैं स्पेसिफिक पर्सन को, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को. इसका एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे एयरटेल ने डिस्काउंट दिया पर्टिकुलरली दिल्ली पर्सन्स के लिए, जो दिल्ली में पर्सन्स रहते हैं उनके लिए, हरियाणा के लिए, यूपी के लिए, कहीं के लिए भी, तो वो प्रपोजल कौन से माने जाते हैं? स्पेसिफिक प्रपोजल. ओके, इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम अगले केस लॉज डिस्कस करेंगे. तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग.